दिस इज द वर्थ ऑफ द आइडिया। भाई वो सोच रहा है बच्चा और वो अपनी सोच से लिख रहा है, लेकिन हम उस आइडिया को ऐसा किल करते हैं विद ऑल ओवर पैरामीटर्स, वेरी स्ट्रिक्ट पैरामीटर्स। सो असेसमेंट ये है कि जब आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग, किसी तरह का ये कंटेंट आप स्टूडेंट्स का असेस करें, मजमून लिखवाते हैं, आप दरख्वास्तें लिखवाते हैं, खत लिखवाते हैं, आप कहते हैं वैसे याद करो जो है, फॉर्मेट की हद तक ठीक है, लेकिन आइडियाज़ को अप्रिशिएट करें, आउट ऑफ द वे नंबर दें। मैंने तो हमेशा टीचर्स को इनकरेज किया, जो आइडियाज़ हैं उनके ऊपर नंबर देंगे तो यही पोइट्स और राइटर्स पैदा होंगे। आज ज़रूरत है, हमारे पास अच्छे पोइट्स और राइटर्स अब उस तरह नहीं है, बहुत कम है। वी नीड सच पीपल। हमें सब IT ओरिएंटेड बच्चे नहीं चाहिए, हमें सिर्फ टेक्नोलॉजी के माहिर बच्चे नहीं चाहिए आने वाले दौर में। हमेशा इन लोगों की ज़रूरत रहेगी, वो हमने बनाने, और वो ऐसे ही बनेंगे, वो ऐसे नहीं बन सकते। हाँ, आप अपना फॉर्मेट के नंबर रखें, पंक्चुएशन के 1-2 नंबर रखें, राइट, और कंटेंट को ज़्यादा मार्क्स दें, नॉवेल्टी ऑफ आइडियाज़ को मार्क्स लगाएं। दिस इज इम्पॉर्टेंट, दिस इज हाउ यू असेस। एक और अलमिया हम करते हैं प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। आपने कभी करवाया प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग? चलिए जी, एक बच्चों ने बनाना है सेल का प्रोजेक्ट, या अगर आपके पास स्टूडेंट्स बड़े हैं कोई और प्रोजेक्ट भी आप ले सकते हैं। ओके, तो आप अगर सोलर सिस्टम का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उस प्रोजेक्ट बन गया वो, अब आप असेस कैसे करेंगे उसको? नो आइडिया। हम प्रोजेक्ट बनवाते भी बहुत कम है। अच्छा, प्रोजेक्ट वर्क एक तो बहुत कम है हमारे पास स्कूलों में। 6th to 8th ऑनवर्ड बेस्ट टाइम है प्रोजेक्ट्स वर्क का। उससे पहले भी है, लेकिन छोटे छोटे बच्चे प्रोजेक्ट बना सकते हैं, सेल के, फोटोसिंथेसिस के। ये हम असल में प्रैक्टिस नहीं कराते ना, हम तो थ्योरी पढ़ाते हैं, यहाँ से लेके वहाँ तक, वहाँ से वहाँ तक, और आगे जिंदा जाने कहाँ से कहाँ तक, राइट। अब ये जो था कि प्लांट उगता कैसे है, उसको जाके उगाना, कोई किचन गार्डन छोटा सा बनाना, कोई उधर सब्जी लगाना, कोई उसको खुद तोड़ना बच्चों के साथ, कोई कितना मज़े का एक वो था टाइम। जब आई रिमेम्बर माई मदर यूज्ड टू टेल मी कि वो गांव से पढ़ी हुई है मेरी वालिदा, तो वो कहती थी कि जब ज्योग्राफी पढ़ाते थे तो वो पहाड़ और वो दरिया और वो बनाते थे, तो नील की बोतल में पानी डाल के, दरिया बहा के, वो करके पहाड़ के ऊपर यूँ रंग लगा के वो डिफरेंट कलर ले आते थे। ड्रेस के ऊपर हमारे प्रिंसिपल ने बताना होता था, तो खुद बड़ा सा ड्रेस को पुराना सा फटा हुआ पहन के आ जाना, खुद वो हुलिया बना के आ जाना, फिर डेमो देना कि आज बताओ कि मैं क्या बताने आया हूँ, और फिर स्टूडेंट्स ने बताना। यू नो, ईयर्स बैक आई एम टॉकिंग अबाउट, जब शायद ख़वातीन की तालीम भी ज़्यादा वो इतनी नहीं समझी जाती थी। और माई नानो यूज्ड टू टेल मी एज वेल, शी वॉज द हेडमिस्ट्रेस ऑफ द स्कूल। तो मैं हैरान होती थी कि उस वक्त, और मोती पिरो के, अब हम अबैकस की बात करते हैं, मोती पिरो के, और वो उसको वो बताते थे काउंटिंग, ठीक है, किंडरगार्टन लेवल पे, जो हम अबैकस के थ्रू करते हैं। सो इट्स नॉट, यू नो, देयर इज नथिंग। हमने इतनी जदीद तालीम के नाम के ऊपर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को फौत ही कर दिया पकड़ के। तो ये नहीं है कि पहले टीचर्स को ट्रेडिशनल मेथड था, ये बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है, आप भी सुनते होंगे। पहले तो जी ट्रेडिशनल मेथड था, पढ़ाई तो इतनी थी नहीं। अब स्टूडेंट सेंटर क्लासेस हैं, खुदा के लिए अब जो स्टूडेंट सेंटर्ड की है ना हमने, कभी भी रोल ऑफ टीचर यू कैन नॉट इग्नोर, यू कैन नॉट से कि टीचर के बगैर क्लास रन हो सकती। दुनिया में जितनी किताबें टीचिंग के ऊपर लिखी गई हैं ना, उसमें ये बड़ा क्लियर मेंशन है, इफ देयर इज स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम, teacher directed instructions are always there, you cannot miss this by all means. So pure student standard classroom, centered classrooms का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। टीचर डायरेक्टेड मॉडल आप निकाल के देखिएगा, उसके बगैर कोई क्लासरूम नहीं चल सकता। प्रेजेंस ऑफ टीचर इज ऑलवेज इम्पॉर्टेंट। सो मैं ये बता रही थी कि ट्रेडिशनल मेथड्स भी इतने खूबसूरत थे। सो कमिंग टूवर्ड्स द मॉडर्न, हमें जब उनको असेस करना है तो वी नीड टू असेस ऑन दीज एरियाज। हमने क्रिएटिव राइटिंग को आइडियाज पे असेस करनी है। अगर हम प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं भी दे रहे, तो कोई इतनी अच्छी डायग्राम बनाता है पहले स्टूडेंट, फिर उसको इतना खूबसूरत अपने वर्ड्स में एलैबोरेट करता है। मेरे अपने बच्चों के साथ प्रॉब्लम हो जाता है ये, अक्सर दे टॉक अबाउट दिस थिंग, नो नो नो, वट एवर इज रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड और द ग्रीन बोर्ड बाय द टीचर, we have to write the same, reproduce and vomit out in the test.
मामा डोंट टेल अस। क्या सिचुएशन है, अलमिया है ना हमारा ये, है ना। सो हम क्यों, अब इसकी भी वजह है, हम क्यों नहीं ज्यादा इंकरेज कर रहे, क्योंकि चेकिंग मुश्किल होती है। जब बच्चा लिखेगा तो अपने लेवल का लिखेगा ना, ठीक। तो याद करना अच्छी बात है, मैं उसको इग्नोर नहीं कर रही, ओके, लेकिन encourage them to write their own way, जैसा भी लिखें उनको encourage जरूर करें। हम आ रहे हैं जी अब टेक्निकलिटीज की तरफ, सादी बातें काफी हो गई, अब हम टेक्सोनॉमीज को लेके चलेंगे। एक तो है जी ब्लूम्स टेक्सोनॉमी और दूसरी है सोलो टेक्सोनॉमी। आज हम इन दोनों के ऊपर बात करेंगे। ब्लूम्स आई थी 1950s में। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी जो बेसिकली थी, वो जब ब्लूम ने इसको डिजाइन किया तो हमें ये पता चला कि जो नॉलेज है वो बेसिकली कॉग्निटिव, सिर्फ हम कॉग्निटिव की बात कर रहे हैं, वो इन 6 खानों में। अब जब एक बच्चा जब तक नॉलेज की स्टेज पे होता है, अच्छा हुआ ये था कि 2001 में ये रिवाइज हुई टेक्सोनॉमी, राइट। हमने पहले जब 50s ऑनवर्ड में ये आई बाय ब्लूम, तो टेक्सोनॉमी में थोड़ा सा फर्क है, वो मैं आपको भी बता दूं। 2001 में जब ये आई तो इसी के स्टूडेंट्स ने इसको रिवाइज किया ब्लूम के, तो इसमें हमें ये बताया गया दुनिया में तमाम जो पेपर सेट हो रहे हैं, जो आपके टेस्ट बनाए जा रहे हैं, जितना काम हो रहा है वो इसकी बेस पे हो रहा है। इसके बाद सोलो टेक्सोनॉमी आई जो बेसिकली लिंक्ड इसी से करती है, ऑलराइट। अब अगर मैं किसी स्टूडेंट को आते ही आपको मैं क्लास में, ओके, आते ही अगर मैं क्लास को आपको मैं ये टास्क देती, ऑल ऑफ यू राइट 20 lines about assessment and evaluation. All of you write 10 lines about assessment for learning, assessment of learning, assessment as learning. Would you able to write properly? No. Frankly speaking, yes, obviously, मुश्किल है, नहीं कर सकते. This is actually the creative stage. Creative stage हम follow करेंगे जी 2001 को लेटेस्ट को, so please उस पे रहिएगा. डिफरेंस यही हुआ कि उसमें पहले क्रिएटिविटी बाद में और फिर इवैल्यूएशन थी, अब क्रिएटिविटी ऊपर आ गई है और वर्ड्स चेंज हो गए, ठीक है। उसको हमने रिमेम्बर, अंडरस्टैंड इस तरह से कर दिया। अच्छा, अब ये है रिमेम्बरिंग की स्टेज पे जब तक नहीं होंगे हम अंडरस्टैंडिंग की स्टेज पे नहीं आ सकते। जब तक अंडरस्टैंडिंग का आप ब्रिक नहीं करेंगे पूरा, अगला ब्रिक आपका नहीं, ये उसको जैसे ब्रिक्स दीवार बनाती है ना, ये आपकी कॉग्निटिव वॉल है जो इस तरह डेवलप होती है आपके स्टूडेंट्स की, इवन आपकी। सो इसमें बेसिकली कहने की जरूरत यहाँ पे ये है कि जब आप पेपर सेट करें, जब आप टेस्ट डिजाइन करें, जब आप क्लासरूम के अंदर असेस करें, तो जाते धमाका तो नहीं हम कर सकते, बॉम्ब तो नहीं फोड़ सकते कि आप ये सारा बता दो, दे कैन नॉट टेल यू। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द सिंपल टू द कॉम्प्लेक्स। वी नेवर स्टार्ट विद द कॉम्प्लेक्स। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो अपना रोप जमाने के लिए कॉम्प्लेक्स से शुरू कर देते हैं, ठीक है, ताकि पता चले ओ कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। मार्केट में से ट्रेनर भी हैं। आई रिमेंबर सच ट्रेनर्स व्हेन आई वाज अटेंडिंग देयर ट्रेनिंग्स, वी यूज्ड टू थिंक स्टार्ट में, हाँ उनके सामने तो बोलना ही नहीं है राइट। सो आप चुप भी कर जाते हैं, बस ये भी होता है। और कुछ ऐसे ट्रेनर्स जो इतना इंकरेज करते हैं आपको, क्वेश्चंस एंड पे क्वेश्चन सेशन रखते हैं, दे वांट यू टू आस्क क्वेश्चंस। अच्छा, अब ये है, सो सेम विद द टीचिंग एज वेल। इसमें अगर आपने लेट्स से फोटोसिंथेसिस प्लान किया, तो आप क्या करेंगे, रिमेम्बरिंग की स्टेज पे क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? गिव मी द क्वेश्चन। MCQs, define definitions. Do they know about the photosynthesis? Words meaning. Do they know about the photosynthesis? What are we doing here? इस सवाल में हम क्या कर रहे हैं? Just previous, we are checking the previous knowledge. Yes, prior knowledge checking. आप लिंक बनाते हैं। दिमाग जो है ना, ये सारा इसकी थ्योरी ऑफ एसोसिएशन पे काम करता है। ये हमेशा थ्योरी ऑफ एसोसिएशन के लिंकेजेस बनाता है, एसोसिएट करता है पिछले कॉन्सेप्ट को नए कॉन्सेप्ट के साथ। आपको भी बैठे बिठाए मैं कोई कॉन्सेप्ट नया ऑल ऑफ द वे दे दूं, आपको यहाँ से जाते निकल के आधा रह जाएगा, दिमाग से निकल जाएगा। रीजन बिकॉज लिंकेजेस नहीं बने। अभी हम जो भी कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप लिंकेजेस बना रहे हैं। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट कि चेकिंग ऑफ प्रायर नॉलेज से आप उसके रिमेम्बरिंग चेक की। फिर आपने अंडरस्टैंडिंग पे आए, आपने क्या किया? क्या सवाल हो सकता है? कुछ व्हाट के क्वेश्चंस हो सकते हैं,
पिछले दिनों मैं कॉलम पढ़ रही थी इनका डॉक्टर शाहिद साहब का, वाइस ही इज चांसलर ऑफ इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, तो बड़े अच्छे मेरे वन ऑफ द मेंटर्स भी हैं वो। तो उन्होंने भी वही लिखा कि हमारे जो इम्तिहानी पर्चा जाते हैं उनका अलमिया ये है कि वो सारे व्हाट से शुरू होते हैं और व्हाट पे खत्म हो जाते हैं, हाउ वाई कहीं गुम हो जाता है, उसमें वो होता ही नहीं। तो जब तक ये हम स्कूलों के अंदर इससे बाहर नहीं निकलेंगे और वाई और हाउ को एड्रेस नहीं करेंगे, बच्चे इम्प्रूवमेंट नहीं लाएंगे, स्कूल्स इम्प्रूव नहीं कर सकते। अब उसी के अंदर हम जब फोटोसिंथेसिस हमने टॉपिक लिया तो अंडरस्टैंडिंग में क्या होगा? What is photosynthesis? Okay. अगर इससे भी थोड़ा सा हल्का सवाल हम रखें तो, do we all take breathe? Yes. Yeah. How they live, how the plants live. How the plants live? थोड़ा थोड़ा मतलब फिर आहिस्ता आहिस्ता आप Important हम अगर चाहे ना कंप्लीट डेफिनेशन आप भी बताएं, एवेल्युएशन की एग्जैक्ट डेफिनेशन आप बताएं, फौरन से मैं आते हैं ये सवाल को। तो एकदम से हम कैसे आए? हमने सूप भी, हमने कुक भी लिया, हमने बॉस को भी बुला लिया, हमने बड़ा कुछ किया और हम उस कॉन्सेप्ट तक आ गए जहां हमने पहुंचना। सो द थिंग इज दैट कि आप क्या करते हैं, यू बिल्ड, आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड होता है। वही डैरन हार्डी की जो है ना कंपाउंड इफेक्ट, ये वही जाके एंड पे हमें जाके ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने। अब अंडरस्टैंडिंग में हमने डू वी ऑल टेक द ब्रेथ है, ठीक है। आपका कोई पेट है वो सांस लेता है, अगर आपको बहुत छोटे बच्चे हैं 2-3 क्लास के, तो आप उनको उसकी तरफ लेके जाते हैं, एनिमल्स, प्लांट्स, क्योंकि दे आर वेरी हैप्पी विद दोज रादर देन ह्यूमंस एंड एडल्ट्स एज वेल, ठीक है। तो वो उनके ऊपर भी बात करते हैं। फिर यू कैन टॉक अबाउट, यस आपकी बात की फोटोसिंथेसिस है क्या, उसके ऊपर आप आहिस्ता आते हैं। अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के बाद आप एप्लीकेशन भी देखते हैं, अप्लाई करते हैं उसको। इसको जी हमने डिवाइड किया फैक्चुअल, कंसेप्चुअल, प्रोसीजरल एंड मेटाकॉग्निटिव लेवल के साथ। ये इसके भारी भरकम नाम है जो बहुत आसान है समझने में। फैक्चुअल इज ऑल अबाउट, जब आप रिमेम्बरिंग करते हैं तो आप फैक्ट्स पे बात कर रहे होते हैं, आपने पहाड़ा याद कराया, दिस इज ऑल फैक्चुअल, ठीक। जब वो प्रोसीजरल पे आया तो आपने अगर उसको बटन्स के साथ टेबल करा दिया, या बटन्स काउंटिंग के साथ, किसी चीज की कैंडीज के साथ, तो कुछ भी इस तरह से किया तो ये क्या है, प्रोसीजरल हो गया। फिर जब कंसेप्चुअल नॉलेज लेना था तो उन्होंने जैसे उसकी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, किसी केले की रेडी के पास जाके कहीं पे भी आपने जब उसको यूं बताया तो फिर भी टेबल अप्लाई हुए और उसको समझ आ गया कि हाँ ये कंसेप्चुअल है। और फिर आपका मेटाकॉग्निशन सबसे हायर लेवल है जिसपे हम हार्डली बच्चों को लेके जाते हैं। ये वो लेवल है जिसपे ये बताया जाता है कि बच्चा जो है वो मेटाकॉग्निशन इज थिंकिंग ओवर द थिंकिंग। व्हाट इज मेटाकॉग्निशन? थिंकिंग ओवर द थिंकिंग। दैट इज कि वो अपनी ही सोच को सोचेगा मैंने सही किया है कि गलत किया है। पड़ताल देते हैं ना मैथ के सवालों में, राइट? याद है, बड़ा हम लोगों ने भी किया हो। हमारे टीचर इतनी पड़ताल कराते थे कि पूरी कॉपी पड़ताल ज्यादा होती थी। दैट वाज दैट यू हैव टू रीअसेस दैट वेदर यू हैव डन इट करेक्ट और नॉट। सो फिसागोरस के मसले ले लें, उसकी पड़ताल दिमाग घुमाती थी क्योंकि वो समझ में ही नहीं आता था। समझाने वाले भी कुछ हमारे ऐसे ही। सो द थिंग इज दैट कि हाउ मेटाकॉग्निशन इज दैट व्हाट यू हैव डन, थिंक ओवर इट, वेदर यू हैव डन करेक्ट, हाउ यू हैव डन, वेदर यू हैव डन द प्रोसीजर इज करेक्ट। दैट इज द हायर लेवल। ये सेल्फ असेसमेंट का है, सेल्फ रिकग्निशन का लेवल है। ऑलराइट, सेल्फ रिकग्निशन है, इससे बच्चे में सेल्फ रिकग्निशन आती है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आती है। हमने एक हैंडआउट्स इनको देने, बस इसके बाद जो है वो हम इनको देंगे। ये है सोलो टेक्सोनॉमी विच इज थोड़ा स्लाइटली न्यू है और ये आई ब्लूम्स के बाद है। सोलो टेक्सोनॉमी की जो डोमेन्स हैं अगर आप वो देखें तो वो डोमेन्स कुछ इस तरह से है कि बच्चा पहले तो बिल्कुल जीरो पे है, फिर उसके बाद हम उसको कहते हैं जी यूनी सेंट्रल, फिर उसके बाद आप देखें जब सेवरल कॉन्सेप्ट्स दे रहे हैं, फिर आप अच्छा इट्स वेरी मच लिंक्ड विद द ब्लूम्स। ये यूनिट स्ट्रक्चरल लेवल है एक, उससे आगे मल्टी स्ट्रक्चरल लेवल है, फिर आगे रिलेशनल लेवल है, फिर आगे एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट है। इट इज जस्ट लाइक दैट इफ यू रिमेंबर ब्लूम्स। और मैं पर्सनली ब्लूम्स को ज्यादा अप्लाई कराती हूँ पेपर सेटिंग और सारे में। ये बाद में आई, ये मोर और लेस उसी पे बेस कर रही है, बट इसमें थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया आइडियाज को। ओके, दैट इज के वन रेलेवेंट एस्पेक्ट के ऊपर बात होगी। एक बच्चा सोच रहा है, पेयर्स में अगर आप करा रहे हैं तो मल्टाई, जैसे हम थिंक पेयर शेयर की एक्टिविटीज कराते हैं। उसके बाद उसका जब वो यूजेज करता है, जब एनालिसिस करता है, अप्लाई करता है,
ओके, कंपेयर करेगा, कॉन्ट्रास्ट करेगा, तो फिर ये क्या है, ये रिलेशनल स्टेज है। और लास्ट इज जो हम मेटाकॉग्निशन या क्रिएटिविटी उधर कह रहे थे, उसको इन्होंने नाम दिया एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट का। अगर आपका टेस्ट पेपर, क्वेश्चन पेपर इस पे डिजाइन नहीं हुआ, जो कि ब्लूम से बहुत रेलेवेंट है, तो वो एक वैलिड क्वेश्चन पेपर नहीं है। बिलीव यू मी, रिलायबल क्वेश्चन नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। तो दोनों चीजें जरूरी हैं आपके पेपर के लिए, आपके टेस्ट के लिए, वैलिड होना और रिलायबल होना। रिलायबल होना क्या है कि वो कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट्स दे, एज अप्रोप्रिएट हो, ओके, लेवल अप्रोप्रिएट हो, और वैलिडिटी ये कि चेक्ड बाय मेनी पीपल, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो, वैलिड हो। सो ये दोनों एस्पेक्ट्स तब कवर होते हैं जब आप इन स्टेजेस को कवर करते हैं।